हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, तो आज हम हमारे नए एक चैप्टर के साथ मिले हैं और आपको पता ही है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे और 2 क्लास लेके हम लोग जो है वो अपना स्केलेटल सिस्टम जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाई, तो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं थे या जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मेक श्योर करें कि वो लास्ट सारी क्लासेस अपनी प्रीवियस सारी क्लासेस को देख लें। ठीक है भाई, और आज हम एक फ्रेश टॉपिक के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बार बैच की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा बैच है। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग 60 डेज आपके साथ मेहनत करेंगे, 60 दिन आपके साथ मेहनत करेंगे। और इस 60 दिन में हम मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत 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 अच्छी तैयारी इसमें हम आप लोगों की करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो हम पांचों टीचर्स जो है वो आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी रिस्पॉन्स करो उसी हिसाब से और हम लोगों के साथ मेहनत करो और अपना सक्सेस होके हम लोगों को दिखाओ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो आज हमारा है डे 22 आउट ऑफ 60। ठीक है, हमारी जो बायो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे। आपको पता ही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम लोग कंटेंट की तरफ थोड़ा सा कम जाएंगे और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन समझाऊंगी मैं ज़रूर, जो क्वेश्चन के अंदर कंटेंट आएगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है भाई, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब पहले तो ये बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो देखे जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे? आपके बैक्टीरिया आएंगे। और क्या आएंगे? आपके वायरस आएंगे। और क्या आएंगे? आपके प्रोटोजोन्स आएंगे। और क्या आएंगे? और आपकी बहुत सारी कुछ ऐसी एल्गी भी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, वो आ जाएंगी। कुछ ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जैसे अमीबा होता है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे जीव, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे प्रोटोजोन्स, है ना। और भी ऐसे ही बहुत सारे आपकी क्या होते हैं? फंगस। तो फंगस वगैरह ये सब क्या होते हैं? ये सब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके पढ़े जाते हैं। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। देखो, आज का हमारा पहला सवाल है आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप इज करेक्ट। तो इसमें देखो क्या बनाया हुआ है, इसमें पेयर बनाया हुआ है। इसमें पूछा है कि पैरामीशियम क्या है। क्या पैरामीशियम एक फंगस है? क्या पेनिसिलियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। क्या पेनिसिलियम एक प्रोटोजोआ है या क्या पैरामीशियम एक फंगस है? तो इसमें ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो पैरामीशियम होता है, जो चप्पल जैसे आकार का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ होता है। और जो हमारी पेनिसिलियम होती है, आपको पता ही है कि पेनिसिलियम बहुत एक फेमस फंगस है, बहुत फेमस फंगस है जिसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो आपका पैरामीशियम क्या है? आपका प्रोटोजोआ है। और पेनिसिलियम क्या है? आपकी फंगस है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नीदर 1 और 2, मतलब के ना तो आपका 1 करेक्ट है और ना ही आपका 2 करेक्ट है। क्लियर है भाई? ये देखो, ये इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। नीदर 1 और नॉर 2। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप। देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन को एक बार बहुत ध्यान से देखो। इसमें पहली चीज क्या है? एल्गी। तो एल्गी में बहुत सारे नाम इसमें दिए हुए हैं कि एल्गी कौन कौन सी एल्गी होती हैं। जैसे कि आपकी फोटोसिंथेटिक
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एल्गे क्या होते हैं? सिंथेटिक यूकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? एल्गी है। एल्गी किस कैटेगरी में आती है? प्लांट की कैटेगरी में आती है। आपको पता है एल्गी मतलब काई। काई आपको पता ही है कि काई हरे रंग की होती है, और हरे रंग की काई होती है तो मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। अब उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करती होगी। अगर उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो प्रकाश संश्लेषण करती होगी। मतलब कि वो क्या है? वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। ऑटोट्रॉपिक है मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या वर्ड है? यूकैरियोटिक है, यानी कि आपकी कैसी है? यानी कि आपकी मल्टी सेलुलर है, यानी कि आपकी विद न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आपकी एल्गी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक जीव होती है। दूसरा ये एम्ब्रियोफेट्स होते हैं, ठीक है। और ग्रीन एल्गी इनमें आती है। मतलब ये एल्गी के आपके एग्जाम्पल्स हैं। एल्गी को ऐसे डिस्क्राइब किया गया, इसमें एल्गी के एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, ठीक है। दूसरा आपका है प्रोटोजोआ। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है, ये देखो, दूसरा आपका क्या है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है? पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम ओमीबा प्रोटोजोआ में आता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? आपका ओमीबा भी आता है। ओमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो पूरा एक सेल का बना होता है, और वो एक ही सेल के अंदर अपना सब कुछ करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मतलब सब कुछ वो एक ही सेल के अंदर अपना करता है, ठीक है। तो आपका प्रोटोजोआ में क्या क्या आ गया? पैरामीशियम आ गया, ओमीबा आ गया, और आपका यूग्लिना आ गया। और आपका क्या आ गया? यूग्लिना आ गया। यूग्लिना देखो, पैरामीशियम तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये है पैरामीशियम। ये क्या है? पैरामीशियम, चप्पल जैसी आकार का। आपने बहुत बार देखा होगा उसमें अपनी साइंस की बुक में 8th 9th क्लास में बहुत बार देखा होगा। उसके बाद आपका दूसरे चीज में क्या है? ओमीबा। ओमीबा आपको पता ही है, वो ऐसे स्ट्रक्चर का जो होता है, ऐसे वाला, वो ओमीबा होता है। तीसरा इसमें क्या लिखा है? तीसरा इसमें लिखा है यूग्लिना। अब यूग्लिना कैसा होता है? देखो, आपने ना एक ऐसे पत्ते जैसे शेप का देखा होगा, ऐसे करके एक पत्ते जैसी शेप का देखा होगा, जिसका ये वाला भाग कवर होता है, और उसमें से एक फ्लैजिला निकला होता है। ये फ्लैजिला इसके मूवमेंट के लिए होता है, ये फ्लैजिला। ये क्या है? ये है यूग्लिना। और यूग्लिना के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाहती हूँ। देखो यूग्लिना के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहती हूँ। ये इसका फ्लैजिला है, ठीक है। ये कौन है? ये है यूग्लिना। यूग्लिना को क्या कहते हैं? यूग्लिना को कहते हैं पैसेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि आपकी एनिमल्स और आपके जो पौधे होते हैं उनके बीच की कड़ी। अब उनके बीच की कड़ी इसको क्यों कहते हैं? आप ये बात जो है आप सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये मैंने ग्रीन कलर का बनाया, ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट किसकी खूबी होती है? क्लोरोप्लास्ट आपकी खूबी होती है प्लांट की। एक प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी की वजह से वो क्या होता है? इसी की वजह से वो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि अपना खाना खुद बना लेता है। दूसरी इसके पास क्या चीज़ है? दूसरी इसके पास चीज़ है बहुत मज़ेदार, और वो चीज़ है ये वाली चीज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लैजिला। इसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। इसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाभिका। ये किस लिए है? फ्लैजिला है इसके मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला किसके लिए है? इसकी मूवमेंट के लिए है। और मूवमेंट करना किसकी खूबी होती है? मूवमेंट करना खूबी आपकी होती है, सॉरी भाई क्या, दोबारा लिख देते हैं। मूवमेंट करना किसकी खूबी है? मूवमेंट करना है एनिमल्स की खूबी। यानी कि इसके पास दोनों ही चीज़ें हैं। इसके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला है, और इसके पास अपना खाना खुद बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट है। तो यूग्लिना को कहते हैं कि ये एक पैसेज है बिटवीन प्लांट्स टू एनिमल। क्लियर है भाई?
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, हिंदी में भी स्लाइम मोल्ड्स लिखा है। अब देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैडम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती है। देखो बच्चों, आपको ये दिख रहा है, ये आपकी पेपर की भाषा है, ये आपकी पेपर की भाषा है, क्योंकि पेपर में जो हिंदी के शब्द होते हैं वो एज इट इज इंग्लिश वालों को ऐसे ही लिख के दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैडम तो बस इंग्लिश वाला करा रही, सेम शब्द रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हैं कुछ। स्लाइम मोल्ड्स में आपका सेमिनिटीज है, फायरेसायरम है, डिक्ट्रोस्टेलिडा है, लाइकोगाला है, ट्यूबीफेरा है, ETC है। मतलब ये भी क्या है, ये भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आगे आपके फंगस हैं। फंगस में क्या क्या आपका यीस्ट आता है, पेनिसिलियम आता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। रस्ट आता है, रस्ट मतलब जंग वाला वो। स्मूट्स आता है, माइल्डूज आता है, मोल्ड्स आता है। ये सारे किस में आते हैं आपके, ये सारे आपके आते हैं फंगस में। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आपके आते हैं फंगस में। फिर आगे आपका क्या आ जाता है, आगे आपके बैक्टीरिया आते हैं। फिर ये बैक्टीरियाज के नाम हैं, ठीक है, ये आपके बैक्टीरियाज हैं। फिर आपके आर्कीज आते हैं, फिर ये सारे उनके नाम हैं। फिर वायरसेस आते हैं, जैसे आपको पता ही है, बहुत फेमस वायरसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है, HIV लिखा हुआ है, निमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पैरामीशियम है एंड दैट इज पेनिसिलियम, दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है भाई। पेनिसिलियम क्या है, एक एल्गी है, एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट फाइटोप्लैंक्टन्स एंड देन बिकम फूड फॉर फिश, क्रस्टेशियंस एंड अदर लार्ज स्पीशीज। ऑप्शन इज वायरोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, बैक्टीरियोप्लैंक्टन्स एंड ज़ैंथल। ज़ैंथल, इसको ज़ैंथल बोलते हैं, ठीक है। कौन से जलीय सूक्ष्म जीव पादप पलक खाते हैं और फिर मछली और क्रिएटिसाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बनते हैं। पहली बात तो पौधे खाने वाले प्लैंक्टन्स पूछे हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या है, प्लैंक्टन्स क्या है। तो जितने भी छोटे छोटे जीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसमें पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप पाए जाते हैं किसमें, आपके समुंदर में। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि आपके प्लैंक्टन्स कौन होते हैं, मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स, मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के छोटे छोटे जीवों के समूहों को क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स कहते हैं। अब प्लैंक्टन्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि इसी में देख लो, विरियो प्लैंक्टन्स मतलब वायरस वाले जो ग्रुप होगा, जू प्लैंक्टन्स जो जीवो वाला ग्रुप होगा, ठीक है। बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप होगा। अब इनमें से पौधे कौन खाएगा, सीधी सी बात है, पादप पलवक पूछा है तो पौधे इनमें से कौन खा सकता है, जू प्लैंक्टन्स। जो जंतु पलवक पलक होंगे आपके वही तो खाएंगे ना, और फिर वो किस चीज का फूड बन जाते हैं, वो छोटी छोटी मछलियों का फूड बन जाते हैं। ये देखो, ये क्या है, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ये जू प्लैंक्टन्स है ना। ये बहुत सारे हैं और ये एक सिंगल का फोटो मैंने लिया हुआ है। ये तुमने देखे होंगे, कभी नग्न आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन ये आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए प्लैंक्टन्स बोला गया है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, इसीलिए प्लैंक्टन्स बोला गया है। तो ये आपके क्या है, जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स है। ये क्या है, सोच के बताओ मुझे। ये है आपके बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स, ये हैं आपके बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स, मतलब बैक्टीरियो का ऐसा समूह जो मरीन में रहता है, बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये इसका पूरा आपका क्या है, पूरा इसका आपका
एक्सप्लेनेशन है, तो देखो पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, ईट जूप्लैंक्टन्स फाइकोप्लैंक्टन्स एंड बिकम फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आर स्मॉल फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग रोटिफर्स, जेलीफिश एंड ओपन वाटर इंसेक्ट्स लार्वे, ठीक है। मतलब कि आपका जूप्लैंक्टन्स में जूप्लैंक्टन्स की यहाँ पे क्वालिटीज़ बताई हुई हैं, क्या क्या क्वालिटी आती हैं कि ये छोटे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब ऐसे ही पानी में अपना मजे से मस्ती से ऐसे लहरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और जलीय होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें रोटिफर्स और जेलीफिश और खुले पानी के कीट लार्वा आदि शामिल होते हैं। मतलब कि जेलीफिश वगैरह भी किस में आते हैं, आपके जूप्लैंक्टन्स में आते हैं। जेलीफिश किस में आएंगे, जूप्लैंक्टन्स में आएंगे। जेलीफिश भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें विरियोप्लैंक्टन्स यानी कि आपके वायरोप्लैंक्टन्स यानी कि विषाणु पलक के बारे में बताया है कि बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक अल्ग वायरस से बना होता है। क्या आपका विरियोप्लैंक्टन, ठीक है। फिर बैक्टीरियोप्लैंक्टन बैक्टीरिया वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें एक और बताए गए हैं ज़ूज़ैंथी, ये देखो ज़ैंथियल। ज़ैंथियल कौन से होते हैं, शैवालों से बने होते हैं, शैवालों से बने होते हैं ज़ैंथियल, ठीक है। कोरल, कोरल शैवाल जो होता है, कोरल वाला कौन से वाला, कोरल वो मूंगे वाला कोरल, मूंगे वाला कोरल होता है। और ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है, क्या, ज़ूज़ैंथियल, ठीक है। इसके बारे में जब हम कभी कंटेंट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत एक इंटरेस्टिंग इसके पीछे एक स्टोरी रहती है, ठीक है। आगे देखो, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स फूड बाय अ प्रोसेस इन विच सेल्स एब्जॉर्ब एक्सटर्नल मटेरियल बाय एनगल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली के अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो ध्यान से देखो, एक तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा कौन सा होता है, ऐसा होता है ओमीबा। ओमीबा, आपको पता ही है कि ओमीबा कैसे फूड खाता है। ये देखो, ओमीबा क्या करता है, अपनी मेम्ब्रेन को बढ़ाता है, ये ओमीबा है, और ये इसको क्या दिख रहा है, ये इसको दिख रहा है फूड। अब इस फूड को इसको अपने अंदर लेना है, तो ये क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को बढ़ाएगा और फूड को अपने अंदर ऐसे करके ले लेगा। ऐसे करके देखो, फूड को ये अपने अंदर समेट लेता है। ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो आपको दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, और जो ये दूसरे वाला स्पॉट यहाँ पे आके आपको दिखने लग गया, ये फूड इसने अपने अंदर झिल्ली को अंदर बढ़ा के अपने अंदर फूड को ले लिया। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में आपका पूरा दिया हुआ है। आगे देखो, विच एल्गी प्रोड्यूस अगर, यहाँ पे अगर स्टार्च आएगा, यहाँ पे एक शब्द और लिख लेना, स्टार्च। एक अगर नाम का स्टार्च होता है, जेली जैसा, ठीक है, जो हम जेम्स में डालते हैं, जेली में डालते हैं, जिलेटिन वगैरह में डालते हैं, कई सारी चीज़ों में डालते हैं। तो वो किससे मिलता है, ये पूछा गया है। तो अगर कौन से शैवाल से प्राप्त होता है, ये तो है शैवाल, ये तो है शैवाल वो वाला जिससे ये प्राप्त होता है। आप आंसर मुझे बताओगे कि कौन से शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर स्टार्च जो है वो बहुत मीठा होता है, जेली वाली चीज़ें उससे बनती हैं, मीठी मीठी, ठीक है, जेम्स उससे बनते हैं। तो अगर स्टार्च किससे प्राप्त होता है, तो आंसर क्या है, आंसर है आपका ग्रेसिलेरिया। आंसर क्या है आपका, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, ये इसके बारे में आपका क्या दिखाया गया है, ये इसके बारे में आपका सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जिलेटिन लाइक प्रोडक्ट होता है। मतलब जिलेटिन का मतलब है एक जेली लाइक, मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट होता है, जैसे रबड़ की तरह से बढ़ता है, ठीक है। और विस्कोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। अब इसमें देखो, ये किस किस में यूज़ होता है, अगर स्टार्च किस किस में यूज़ होता है, तो यूजेस इसमें बताए गए हैं। ये लास्ट में देखो, आपके यूजेस किस किस में बताए गए हैं। देखो, सूप के लिए एक रोगन के तरीके से यूज़ होता है, फूड को संरक्षित करने में यूज़ होता है, मतलब एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। आइसक्रीम में इसको डाला जाता है, ठीक है। और अदर डेजर्ट में भी इसको डाला जाता है। डेजर्ट मतलब जो हम लोग मीठा खाते हैं, तो अदर डेजर्ट में भी इसको डाला जाता है। फिर शराब बनाने में भी इसको एजेंट के रूप में इसका काम लिया जाता है। कागज और कपड़े
की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें भी अगर अगर स्टार्च का यूज होता है कागज और कपड़े को शेप देने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टॉक्सिन कॉजिंग बैक्टीरियम दैट स्पॉइल्स क्रीम, चीज एंड मिल्क एंड मेक्स देम टेस्ट बिटर, सोर एंड बिटर। इसमें क्या पूछा है कि ऐसी कौन सा जीवाणु होता है जो दूध के प्रोडक्ट्स में लग जाता है जल्दी। आपको पता ही है कि हम मान लिया कहीं दूध रख के चले गए हैं, कहीं घी रख के चले गए हैं, है ना, जैसे नूनी घी निकालते हैं हम लोग तो, है ना, तो ऐसे अगर घी को या चीज़ को या क्रीम को, मलाई को अगर हम रख के चले जाते हैं और गर्मियों का समय होता है तो आपने देखा होगा कि उस पर ना फफूंदी आ जाती है। उस पर क्या आ जाती है? फफूंदी आती है ना, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की फफूंदी आती है। तो इसने सिर्फ इतना पूछा है कि वो फफूंदी कौन सी होती है ना, इसने सिर्फ इतना पूछा है फफूंदी का नाम क्या है। तो फफूंदी का नाम है बैसिलस सेरस। फफूंदी का नाम है बैसिलस सेरस। देखो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी, लैक्टोबैसिलस कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस वो वाला बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। जैसे हम रात को थोड़ा सा दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल के उसको जमा के सोते हैं ना, सुबह वो दही में परिवर्तित मिलता है, तो उस टाइम पे कौन सा बैक्टीरिया एक्टिव रहता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्टिव रहता है। ये देखो, ये आपको चीज़ है, ये चीज़ के पीसेस हैं, ये चीज़ के पीसेस है, ये देखो चीज़ के पीसेस पे ये क्या लग गया है? ये फफूंदी लग गई है, मतलब ये आपकी बैसिलस लग गई है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ थी इसमें। और ये आपका वैसे ये ऐसी दिखाई देती हैं, ये इसके ऐसी ऐसी करके शेप होती हैं, और अगर आप इनको खा लेते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द biotechnological process accomplished by yeast, some type of bacteria or some other microorganisms to convert sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide। मैंने आपको ये चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाई हुई है, अगर आपको याद हो तो। मैंने वहाँ पे आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था, जिस प्रोसेस का नाम मैंने क्या लिया था? फर्मेंटेशन। जिस प्रोसेस का मैंने आपको क्या लिया था? फर्मेंटेशन का नाम लिया था। और फर्मेंटेशन कौन सा रेस्पिरेशन होता है? फर्मेंटेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि फर्मेंटेशन में जो यीस्ट होती है वो क्या करती है? एक ग्लूकोज को तोड़ती है किसमें? इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल में प्लस कुछ बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कुछ बनाती है आपकी एटीपी। और एटीपी भी हमने पढ़ा था कि 2 एटीपी रिलीज होती हैं, 2 एटीपी रिलीज होती हैं। क्लियर है? हमने ये प्रोसेस पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि मादक किण्वन। मादक किण्वन मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा रखी है, बता रखी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जो बच्चे अपना नए जुड़े हैं वो पीछे वाली सारी क्लासेस को देख लेना, सारी क्लासेस को देख लेना, अपना बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये देखो, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये मैंने आपको उसी दिन बहुत अच्छे से बता दिया था। ठीक है, कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अपना 2 एटीपी में टूटेगा, और ये मतलब पूरा ही फर्मेंटेशन का बताया हुआ है। फिर इन्होंने विद उसके भी बताया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करके भी बताया हुआ है, एनएडी रीजनरेशन करके भी बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको 2 ही चीज़ें बहुत बेसिक सी याद रखनी है कि क्या, कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होके आपको पता ही है कि 2 पायरुवेट एसिड में टूटेगा और उसके बाद 2 इथाइल अल्कोहल में टूट जाता है। ठीक है, ये बीच वाला प्रोसेस बेशक याद भी मत रखो क्योंकि इसको पेपर में पूछा भी नहीं जाता है। नेट एटीपी कितनी मिलती है? नेट एटीपी हमें 2 मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इसी के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। आइडेंटिफाई द एल्गी दैट इज नॉट अ मरीन एल्गी। इनमें से ऐसी एल्गी बतानी है जो मरीन एल्गी नहीं है। तो मरीन एल्गी इनमें से कौन सी नहीं है? मरीन एल्गी यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी। मरीन मतलब समुद्र, और समुद्र मतलब खारा पानी। समुद्र मतलब खारा पानी। तो इनमें से कौन सी ऐसी एल्गी है जो खारे पानी में नहीं मिलती? तो दैट इज कॉलेरा। दैट इज कॉलेरा, क्योंकि कॉलेरा एक ऐसी एल्गी है जो मिलती है पोंड पे। जो कहाँ मिलती है? पोंड पे, यानी कि तालाब पे मिलेगी, तालाब पे। बाकी तीनों एल्गी ऐसी हैं जो आपकी कहाँ मिलेंगी? जो आपकी समुद्र में मिलेंगी, यानी कि खारे पानी में मिलेंगी। ठीक है, ये है आपकी कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा क्या है? एक टाइप ऑफ एल्गी है जो फ्रेश वाटर में
क्योंकि पोंड में, तालाब में ही हमेशा फ्रेश वाटर होता है, उसमें रेन का पानी इकट्ठा होता है तालाब में हमेशा, तो रेन का पानी आपका होता है कैसा, फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है, तो फ्रेश वाटर में हमेशा ये मिलेगी। अब कॉलरा का हम यूज़ भी करते हैं किसमें, न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन और आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में रिच होती है, मतलब इसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय, हमारी जो दांतों में सड़न होती है वो इनमें से किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ध्यान से पहले सोचो और फिर मुझे बताओ कि टूथ डिके किसके कारण होता है, टूथ डिके किसके कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण दांतों में सड़न होती है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया इन योर माउथ मेक एसिड्स दैट अटैक द इनेमल। इनेमल क्या होता है, आपकी बहुत बाहर वाली हार्ड जो टीथ की कवरिंग है वो होती है, ये देखो दांत में ऐसे करके छेद होना शुरू होता है, और ये छेद के अंदर क्या है, ये छेद के अंदर ये सारे क्या हैं, ये छेद के अंदर आपके ऐसे करके ये सारे बैक्टीरिया जैसे छेद के अंदर आपके घुसे हुए हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी मतलब हरे रंग की एल्गी, हरे रंग की एल्गी है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कौन सी एल्गी में होता है, क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में। यहीं से देखो आंसर आ गया, बहुत इजी था, बहुत इजी था। फिर भी मैं आपको इसके टाइप पढ़ाऊंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये देखो जो ब्राउन कलर की एल्गी होती है उसमें होता है, उसको कहते हैं फियोफाइसी, जो रेड कलर की होती है उसको कहते हैं रोडोफाइसी, और जो ग्रीन कलर की होती है उसको कहते हैं क्लोरोफाइसी। और ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ एल्गी पता चल गया कि कलर के हिसाब से टाइप ऑफ एल्गी 3 प्रकार की होती हैं आपकी, ठीक है। फियोफाइसी होती है, रेड रोडोफाइसी होती है, क्लोरोफाइसी होती है, क्लोरोफाइसी ग्रीन, रोडोफाइसी रेड, और फियोफाइसी आपकी ब्राउन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द शुगर ईटिंग फंगस। तो शुगर ईटिंग फंगस कौन सी होती है, शुगर ईटिंग फंगस, तो शुगर ईटिंग फंगस होती है आपकी यीस्ट, आपके यीस्ट लगती है हर चीज जिसमें भी शुगर होता है। तो यीस्ट इज अ पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट which is called sugar eating fungus. Some yeast use sugar as a part of the fermentation process. आपको पता ही है कि यीस्ट का इस्तेमाल होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि यीस्ट का इस्तेमाल होता है आपका किसमें, फर्मेंटेशन में, ठीक है। अब ये क्या करती है, शुगर को तोड़ती है, ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ शुगर, क्योंकि उसने वहां पे किसको तोड़ा था, ग्लूकोज को तोड़ा था, आपको याद ही है। और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, अल्कोहल बनाती है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये आपका इसमें सही बताऊं तो क्या लिखा गया है, ये इसमें लिखा गया है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये इसमें क्या लिखा गया है, ये इसमें लिखा गया फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि फर्मेंटेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, क्या क्या टूटेगा, कैसे कैसे टूटेगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अच्छा, some energy while the others feed on polysaccharide like cellulose that are made up of a long chains of glucose। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेलाटोनिन एनकोड्स अ प्रोटीन इज इन सेल्स टू प्रिवेंट डैश एंट्री। जो मेलाटोनिन होता है, पहला सवाल कहाँ होता है, मेलाटोनिन होता है हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको सेल बायोलॉजी में। सेल मेम्ब्रेन में के अंदर कहीं कहीं पे मेलाटोनिन उपस्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहीं कहीं पे क्या उपस्थित होता है, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन किसकी एंट्री को सेल में आने से रोकता है, ये सवाल पूछा गया है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, ये रहा देखो, ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, ये आपका है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि बाइक्यूपिड लेयर होती है। ये देखो एक लेयर ये रही, एक ये लेयर ये रही, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाइक्यूपिड लेयर कहते हैं, बाइक्यूपिड लेयर। फोस्फोलिपिड लेयर भी इसको कहते हैं, क्योंकि फोस्फो और लिपिड के ये बने होते हैं, ये हेड्स आपके,
ये हेड्स आपके फोस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, और ये चीज़ क्या है आपकी मेलाटोनिन। ये चीज़ क्या है आपकी मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन जो है आपका क्या करता है, मेलाटोनिन आपका वायरस की एंट्री को सेल के अंदर रोकता है। मेलाटोनिन क्या करता है, सेल के अंदर जो वायरस आ रहा है, सेल के अंदर जो वायरस आ रहा है उसको आने नहीं देगा, उसको आने नहीं देगा। तो उस तरीके से ये रिएक्ट करता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया डी। आंसर हमारा क्या होगा, डी, मतलब कि आपका वायरस। आगे बढ़ते हैं। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्कुटा देखो अमरबेल, अब तुम्हें पता ही अमरबेल किसका एग्जाम्पल है। तो अमरबेल आपका किसका एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनो। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जिनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं स्वपोषी। मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले क्या होते हैं आपके, स्वपोषी होते हैं। दूसरे हैं आपके सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिके चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। डेड एंड डिके यानी कि जैसे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, मरी हुई बिल्ली पड़ी है, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, कुछ बैक्टीरिया उस पर आ जाते हैं, कुछ वायरस उस पर आ जाते हैं, तो वो सब क्या है आपके सेप्रोफाइटिक हैं। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो डाइजेस्टेड, आपका डाइजेस्टेड ब्लड को चूसेंगे, एकदम डाइजेस्टेड फूड ही लेंगे, ये डाइजेस्टेड फूड ही लेंगे। जैसे हमारे सिर में जू, जैसे मच्छर। अब ऐसा नहीं है कि मच्छर हमारे अंदर से खाना ले रहा है, मच्छर तो हमारे अंदर से सीधा हमने जो डाइजेस्ट किया हुआ है, हमने उसमें से प्रोटीन जो निकाले हुए हैं, हमने उसमें से जो ग्लूकोज निकाला हुआ है, हमने उसमें से जो अमीनो एसिड्स निकाले हुए हैं, सीधा वो ले लेता है, सीधा वो ले लेता है। तो ये किस में आते हैं, पैरासिटिक में आते हैं। ये किस में आते हैं, पैरासिटिक में आते हैं। तो जो आपकी अमरबेल है वो किस में आती है, वो आपकी पैरासिटिक में आती है। मैं आपको समझाती हूँ क्यों आती है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों आती है। अमरबेल क्या होती है पहले तो हम ये समझेंगे। मान लिया ये है एक पेड़, मान लिया ये है एक पेड़, ये एक हरा भरा पेड़ है, ठीक है, ये एक हरा भरा पेड़ है। लेकिन बाय चांस क्या होता है, अमरबेल को मैं बना लेती हूँ नीले रंग से, दिखे आपको, ताकि इस पे एक अमरबेल चढ़ गई। अब इस पे एक अमरबेल चढ़ गई तो ये पूरा पेड़ ऐसे अमरबेल से भर जाएगा, ऐसे ये पूरा पेड़ अमरबेल से भर जाएगा। और क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, क्या होगा कि ये पेड़ सूख जाएगा, ये पेड़ सूख जाएगा और अमरबेल बढ़ती रहेगी। क्योंकि जो खाना, जो डाइजेशन आपका पेड़ करेगा, वो सारा खाना कौन चूस लेगा, अमरबेल उससे चूस लेगी। और अमरबेल आपने देखी हुई होगी, ये देखो कुछ ऐसी होती है अमरबेल। और ध्यान से देखना, जिस पेड़ पे अमरबेल चढ़ जाती है उसको सुखा देती है। तो अमरबेल क्या है, एक पैरासिटिक पौधा है, एक परजीवी पौधा होता है अमरबेल। क्लियर है आपको, क्लियर है भाई। ये देखो अमरबेल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, अमरबेल के बारे में लिखा हुआ है कि ये पैरासाइट होती है बिकॉज इट हैज़ नो क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्या करती है, अपना फूड और उस जो जिसके ऊपर जाती है उसके मटेरियल को, उसके फूड को क्या करती है, चूसती रहती है। समझ में आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथस एक्सेट्रा दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन आर कॉल्ड। मतलब के जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये वो जो भी होते हैं, जो इंसान के अंदर जाके आपका बीमारी करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। जो भी इंसान के अंदर जाके बीमारी करेगा, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कहेंगे पैथोजेंस, यानी कि रोगजनक, रोग को जनने वाला। मतलब के रोग को जनने वाला, मतलब एक सेकंड ऐसे लिख देते हैं, रोग को जन्म देने वाला, रोग को जन्म देने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या होगा, वो आपका रोगजनक होगा, यानी कि पैथोजेंस होगा। क्लियर है, ये देखो ये इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose present in water indicates contamination by disease causing microorganisms।
तो सिंपल सा एक बात है सिर्फ कि इंसान के जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है कौन सा, छोटी आंत में पाए जाने वाला जीवाणुओं का समूह जिनकी जल में मौजूदगी रोग कारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषण का संकेत देती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का हमारा दिक्कत हो जाती है, वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके कॉलीफॉर्म। वो कौन से होते हैं आपके, कॉलीफॉर्म होता है, कॉलीफॉर्म। ध्यान रखना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है। आगे देखो, coliform bacteria are organisms that are present in the environment and in the faces of all warm blooded animals। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं सबके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया विल नॉट लाइकली कॉज इलनेस, ये हमें बीमार नहीं करता है, ठीक है। हाउएवर दे प्रेजेंस इन ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट्स दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये क्या करता है, हमें पैथोजेंस हमारे अंदर घुस गए हैं उस चीज़ के लिए इंडिकेशन देता है, ठीक है। रोग पैदा करने वाले जीव यानी कि जल प्रणाली में हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्या करता है, पानी में उनकी उपस्थिति को इंगित करता है, बस पानी के पीने में उनकी उपस्थिति, ठीक है। तो आपका ये देखो, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका क्या होता है, इनका ग्रुप होता है। ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम है कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिका का बना हुआ, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब ऑप्शंस में क्या, अमीबा, अमीबा तो है। स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा तो हमारी वो थी, स्पाइरोगायरा तो हमारी वो थी तालाब पोंड पर लगी हुई वो, है ना। अब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आपका है, पैरामीशियम भी, तो आंसर क्या हुआ, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होती है, स्पाइरोगायरा होती है काई, काई जो आपकी पौंड पे लगती है, ये देखो इन्होंने हाथ में ली हुई है काई, तो पौंड पे लगने वाली आपकी जो एल्गी होती है उसको स्पाइरोगायरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है राइजोबियम। आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो मतलब रटा हुआ होता है हर बच्चे को कि आपका जो एक इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जो हमारी दाल वाल की जो पौधे होते हैं ना, दाल वाल के जो हमारे पौधे होते हैं, दाल वाल के पौधों में क्या सिस्टम होता है कि जैसे ये जमीन है और ये जड़ है। अब ये जड़ है तो ये जड़ ऐसे करके फैली होती है, ये जड़ है वो ऐसे करके फैली होती है, ऐसे करके ये जड़ फैली होती है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये जड़ फैली होती है। तो ऐसे करके जड़ फैली होती है, तो यहाँ जो है, यहाँ नोड्स होती हैं, यहाँ जो है, यहाँ ऐसे करके कुछ गांठें होती हैं, कुछ नोड्स होती हैं, यहाँ ऐसे करके कुछ नोड्स होती हैं, कुछ गांठें होती हैं। तो ये जो गांठें होती हैं, इन गांठों के अंदर क्या होता है, इन गांठों के अंदर होते हैं राइजोट्स। इन गांठों के अंदर क्या होते हैं, राइजोट्स होते हैं, यानी कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। अब हमारा जो जमीन है, जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर है नाइट्रोजन, जमीन के अंदर है नाइट्रोजन। अब जैसा हमारे साथ दिक्कत है ना कि हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं ले सकते, हमें तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, हमें तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। हम प्रोटीन्स को प्रोटीन की फॉर्म में नहीं लेते, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड की फॉर्म में लेंगे, तो हमें प्रोटीन्स को तोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकता, इसीलिए जो ये होते हैं, ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं किसको, ये चेंज करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ये चेंज करते हैं किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, और पौधा आपका क्या करता है, पौधा आपको इसको कंटेन कर लेता है और आपका अपना काम कर लेता है। क्लियर है भाई। तो इसलिए ये पूछा गया था कि राइजोबियम ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये देखो लेग्यूमिनियस प्लांट्स में मिलते हैं, यानी कि आपके फलीदार जो पौधे होते हैं, ये फलीदार मैंने आपको बताया कि दाल वाल के पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है भाई। थैंक यू सो मच आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखने के लिए, और जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं वो चैनल को अपना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना,
ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक बाय।